नाज़रीन, बकरियां पालते चरवाहे तो आपने देखे होंगे, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का गॉट फार्म कैसे रन कर रहा है और टोटली ऑटो सिस्टम्स लगे हुए हैं। कम टाइम में आप गॉट फार्मिंग से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं? जी, मेरा नाम एहसन है और मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ। अच्छा एहसन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि गॉट फार्मिंग का शौक कब, कैसे और क्यों पैदा हुआ था? देखिए साकिब भाई, हमारा शौक था जानवर रखने का। हमें मेरे अब्बा जी को भी बड़ा पसंद है कि जानवर रखे जाएँ। तो हमारे फार्म पे जगह अवेलेबल थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इस तरह यूटिलाइज़ किया जाए कि एक लेटेस्ट तरीके से गोट फार्मिंग की जाए, जिसमें हम यूरोपियन स्टैंडर्ड को भी मद्देनज़र रखें और अपनी लोकल इन्वायरमेंट को भी मद्देनज़र रखें। अच्छा, गॉट फार्मिंग के अलावा आप क्या करते हैं? साकिब भाई, मैं बेसिकली आईटी का स्टूडेंट हूँ और मेरा आईटी का बिजनेस है और इसी की वजह से हम पे ये सारी चीज़ें रन कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि एक तो आम रवायती फार्मिंग, चरवाहे बकरियां लेके जाते थे, चरवाते थे और अब भी चरवाते हैं, लेकिन आपने उनसे हटकर एक मॉडर्न गॉट डेयरी फार्म क्यों बनाया? साकिब भाई देखें, वो चरवाहे जो हैं वो गोट फार्मर नहीं है, वो गोट कीपर है। बेसिकली उन्होंने लेके निकल जाना है, बकरी का जो दिल किया वो खा लिया और आगे और बीमारियां लग गई या कीड़े पड़ गए उनके मोस्टली इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। ठीक है। जो फार्मर है, वो फार्मर ने बेसिकली उस चीज़ से प्रोडक्शन लेनी होती है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना होता है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी एज अ बिजनेस इस्तेमाल करना होता है। तो ये फ़र्क होता है उनमें और इनमें। कितनी देर पहले आपने ये फार्म बनाया था? ये साकिब भाई तकरीबन 6 से 7 माह हो गए हैं। में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आई है और इस पे आपने क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं? इसमें साकिब भाई तकरीबन हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो करंट जो है, इस पे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें हमने जो फ्रेम है लोहे का बना हुआ है, नीचे ऊपर लकड़ी है जो फ्लोर है, और बाकी क्या नाम है प्लम्बिंग और वायरिंग सारा यही चीज़ है, मेनली जो लकड़ी और लोहा ही है जिसमें बना। इसका सिस्टम्स आपने कैसे रखे हुए हैं, फीड का, पानी का, वो और डिटेल्स बाकी भी बताइएगा। इसमें ये कि जो पानी का सिस्टम है वो ऑटो ड्रिंकर लगे हुए हैं यहाँ पे। हमें पानी ला के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बकरियाँ खुद ही यहाँ से पीती हैं इनको जब ज़रूरत फील होती है। और दूसरा फीड का जो होता है, फीड वगैरह हमने चारा वगैरह सारा अपना लगाया हुआ है, हम वही उनको खुद। अच्छा, बात करते हैं बिजनेस प्लान पे। एक नया बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो क्या वो आप ही की तरह ही स्टार्ट करे या किस कैजुअल से वो काम करे? देखिए साहब भाई, मैं आप यही कहता हूँ कि जो बंदा भी इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, वो जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उसको इस्तेमाल करके काम स्टार्ट करे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करे फार्म के ऊपर और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे अपने एक्सपीरियंस पे और जानवरों पे। तो देखें, इस तरह के फार्म आपको मिले होंगे जिन्होंने करोड़ों लगा के भी बनाए हैं। ठीक है। इस तरह के फार्म आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 लाख में भी तैयार किए होंगे। ऐसे ही है। तो बात ये कि एक्सपीरियंस दोनों तकरीबन सेम कर रहे हैं, पर फार्म तो ये है ना कि आपने बेसिकली जो मॉडर्न गोट फार्म यूरोपियन स्टैंडर्ड से कहते हैं ना, आपने इसको फ्लोर से ऊपर रखना होता है कि अमोनिया जो इनके यूरिन में 70% होता है, इनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। इनसे बचाना होता है, जानवर स्ट्रेस में ना है। तो मैं नए फार्मर को यही कहता हूँ कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं, हमने लोहा इस्तेमाल किया, वो लकड़ी इस्तेमाल करें और साथ में ईंटें इस्तेमाल कर लें, करके आप उससे बनाएं, शुरू ज़रूर करें करके, और इसको स्टार्ट में ईद उल अज़हा जो मीट है ना, उसके लिए आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट करें, उससे प्रॉफिट कमाएं, उससे प्रॉफिट कमा के फिर डेयरी की तरफ। अच्छा, बात करते हैं ईद उल अज़हा पे। आप कह रहे हैं कि बकरों का बिजनेस करें, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना प्रॉफिट एक नया बंदा इसे अर्न कर सकता है? देखिए, अगर आप 10 बकरों के साथ भी शुरू करें ना, तो 10 बकरों की इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, 30,000 से ऊपर, 30-35,000 से ऊपर बकरा नहीं होना चाहिए, अच्छी नस्ल का हो और जिसने ग्रोथ करनी है अभी, और उस पर आपका एक्सपेंस आ जाता है 10 बकरों पे 30,000 रुपये आपका एक माह का एक्सपेंस आ जाएगा। 2 माह का एक्सपेंस कितना आ गया? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में आपको 2 माह बाद आपको उसी जो इन्वेस्टमेंट आपकी आई है उसके ऊपर, तो वो आपको कम से कम भी 20 से 30,000 रुपये पर बकरा प्रॉफिट दे के जाएगी। अच्छा, बात करते हैं जदीद जो आपने गॉट फार्मिंग, इसके चंद फायदे बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। इसके फ़ायदे ये हैं कि देखिए, जिस तरह के हमने ऑटो ड्रिंकर लगाए हुए हैं, यहाँ पे पानी का मसला नहीं है हमें, और बकरे स्ट्रेस में नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल है, यहाँ पे हीटर हमने लगाए हुए हैं सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए हमारे फ़ैन है। ये हमारी वेंटिलेटेड जगह है, यहाँ पे जैसे ही हमने चिकें उठा देनी है गर्मियों में, ये वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है। एहसन भाई, लोगों को बकरियों का शौक हो गया, फार्म बना लिया, लेकिन पहले माह दूसरे माह कोई ना कोई लॉस लाजमी करते हैं। मोर्टेलिटी को जब आपने कंट्रोल करना है, आपने बेसिकली अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है, इनके न्यूट्रिशंस को ठीक करना है, ये आप इनकी खुराक बेसिकली अच्छी रखेंगे, अच्छा इम्यून सिस्टम बनेगा। ठीक है, आपने मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, इनको बीमारियां कम आएंगी। और दूसरा ये कि इनकी टाइम से वैक्सीनेशन लाजमी करा ली जाए। हाँ, जब
आपके पास आपका जो अपना फ्लॉक है उसको 2 या 3 साल हो जाए, उसके बाद वैक्सीनेशन ना भी कराएं तो मसला नहीं, क्योंकि तब तक उनका इम्यून डेवलप हो चुका होता है। तो आपने बेसिकली मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है अपनी मैनेजमेंट की वजह से ही करना है, वैसे मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा, बात कर रहे हैं आप मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम माहौल को देखते हैं, उसके बाद आ जाती है फीडिंग। आपका फीडिंग प्लान क्या है और रवायती फीडिंग प्लान से आपका फीडिंग प्लान कैसे मुख्तलिफ है? देखें साकिब भाई, जो रवायती फीडिंग प्लान है ना, उसमें देखें वो बकरियां चरवाहे लेके निकल जाते हैं, बकरियों को जो भी जड़ी बूटी सामने आती है वो खाती रहती हैं, उनसे ना ही उनकी प्रोटीन वैल्यू पूरी होती है, ना ही उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, उनका अपना वजूद ही पूरा आ जाता है, बड़ी बात होती है उसमें। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमने बेसिकली हर बकरी का या हर जानवर का यहाँ पे बॉडी वेट किया हुआ है। बॉडी वेट हमारा वीकली होता है। यहाँ पे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम एक परसेंटेज सेट करते हैं कि इतने % खुराक इनको हमने लाजमी देनी है, वो हम इनको खिलाते हैं। तकरीबन जो अडल्ट जानवर 3 से 5% होती है, उसमें हम फिर ये करते हैं कि जो हमने खुशकलूसन रखा हुआ है उसमें 16 से 18% प्रोटीन है, वहाँ से इनकी प्रोटीन पूरी करते हैं। फिर हमने प्रोटीन ग्रास जो है अपना उगाया हुआ है, हम वो देके इनकी प्रोटीन पूरी करते हैं, साथ में बाकी न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते हैं, कार्ब्स वगैरह हर चीज़ इनको मिलती है। फिर एंड पे जो इनके मिनरल्स है ना, वो हम इनके वनडे से पूरे करते हैं। इससे ये देखें कि हमारे जानवरों का बॉडी स्कोर बिल्कुल परफेक्ट है और इनकी दूध की कैपेसिटी माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा, देखने वाले में से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, नया बंदा है, उसको आप मशवरा क्या देंगे? मैं नया बंदे को मशवरा यही दूंगा कि अभी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, आप वेट नहीं कर सकते, तो आप ईद उल अजहा वाला काम कर लें। आप बकरे ले आएँ, उससे प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को आपने डेयरी की तरफ, बकरियों की तरफ इन्वेस्ट करें। एट द एंड आपने जाना, इसने इंडस्ट्री डेयरी की ही बनना है। मीट की जो इंडस्ट्री है, एक समझ लें कि शुरू से चल रही है, या अब आगे इवॉल्व हो रही है, इसने डेयरी की तरफ जाना है। ये डेयरी का जानवर है, आप मीट में इन्वेस्ट करें, वहां से प्रॉफिट निकालें, फिर इसको डेयरी की तरफ इन्वेस्ट करें। हसन भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने जब स्टार्टअप लिया था तब से लेकर अब तक आप किन किन मॉडल्स पर वर्क कर चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? साकिब भाई, सबसे पहले हमने जब ये सेटअप बनाया था, हमारा सारा मतलब वर्किंग की सारी मीट मॉडल पे थी कि हमने मीट प्रोवाइड करना है मार्केट में, अपनी लोकल मार्केट में। ठीक है। तो उसके लिए हमारा फ्लॉक भी तकरीबन 80+ जानवरों का जो हमने यहाँ रख के उनकी रेयरिंग की थी। बट ये कि वो मॉडल हमारी, जहाँ तक हमारी एक्सपीरियंस हुआ है, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की है या मार्केट को देखा है, हमारी लोकल मार्केट में वो मॉडल कामयाब नहीं है। क्योंकि जो कसाई हजरात हैं या जहाँ भी आपको मीट वगैरह मिलता है, या वो जो बीमार जानवर हैं, काटू माल है जैसे बोलते हैं, या जो क्या नाम है, जो ख़राब हो चुके हुए जानवर, वो करते हैं, वो खिलाते हैं, तो हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके उस मॉडल में। तो वो हमें वो रेट मांगते थे जो कभी भी एक फार्मर को पड़ ही नहीं सकता वहाँ पे। तो इस वजह से वो हमारे नज़दीक वो फ्लॉप होगी। हमने वो फिर उसको छोड़ के फिर हम आए सेल परचेज की तरफ के हमारा जो नुकसान मीट में हुआ है, हम उसको किसी तरह रिकवर कर सकें। तो हमने तकरीबन 70 to 80 जानवर लेके मतलब उसकी ट्रेडिंग की बेसिकली हमने, कि उसको अपने नुकसान को रिकवर करने के लिए। पर वहाँ पे भी हमें कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं नज़र आया। तो उसके बाद फिर हमने उसको भी छोड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम डेयरी की तरफ जा रहे हैं। पर ये डेयरी के साथ साथ अब हम काम शुरू करेंगे, साथ में ईद आने वाली, जैसे कि आपको पता है। तो हम ईद के लिए बकरे डालेंगे, उनकी रेयरिंग करेंगे, ईद पे उनको बेचेंगे, उनसे जो प्रॉफिट आएगा उसको डेयरी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इस हिसाब से तो फिर ये जानवर मीट के लिए तो पाला ही नहीं जा सकता, इसके लिए क्या स्केड्यूल है? इसके लिए स्केड्यूल है, देखिए मीट के लिए जो जानवर लगते हैं ना, मीट के लिए बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो गोट फार्मिंग की वेस्ट होती है ना, चाहे चरवाहे करें, वो मीट की तरफ चले जाती है। जब उससे वो अपनी प्रोडक्शन, या मोस्टली तो अपने ब्रीडिंग सेटअप चलता है, वो ब्रीड लेते हैं या दूध लेते हैं, जब उनकी वो चीज़ वेस्ट की तरफ चले जाती है, वो कसाईयों को दे देते हैं। या दूसरा मीट के लिए सबसे बेस्ट सेटअप जो मैं ईद उल अजहा बता रहा हूँ, जो सबसे प्रॉफिटेबल जो सेटअप है ना मीट के लिए, वो ईद उल अजहा ही है। जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को मॉडर्न गॉड डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।